तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह किए हैं उसको देखेंगे। और हम मोस्टली बस ये देखेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या था, और वही रीज़न जो है हम उसको कॉमन बनाएंगे। ठीक है, एक दो रिवॉल्ट में एक दो रीज़न बस अलग होगा, बाकी मोस्टली 9 से 10 रीज़न जो है या 5 से 7 रीज़न जो सेम ही होंगे। इसके बाद हम 2-3 जैसे कि आपका नील रिवॉल्ट देखेंगे, ठीक है, दक्कन विद्रोह देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आपका पीजेंट्स रिवॉल्ट में जैसे चंपारण देख लेंगे, वो हम गांधी जी वाले में देख लेंगे। फिर उसके बाद हम बारदौली सत्याग्रह देख लेंगे। तो ऐसे जो पीजेंट्स के रिवॉल्ट हैं वो हम देखेंगे, और उसमें जो एक्टिविटीज़ हुई वो देखेंगे। तो ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, बहुत बेसिक सही है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे इंडिगो रिवॉल्ट हुआ है ना, इंडिगो रिवॉल्ट हुआ, फिर डेक्कन राइट्स हुए, ठीक है, पावना विद्रोह हुआ, बारदौली सत्याग्रह हुआ। तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्या रीज़न था, क्यों ऐसा हुआ। देखिए, एक कॉमन रीज़न देख लेते हैं। इस कॉमन रीज़न को तो आप हर जगह चिपका सकते हैं, हर किसान विद्रोह में चिपका सकते हैं, बस आपको लोकेशन छोड़ देनी है। ठीक है ना, बाकी इस रीज़न को तो आप हर किसान विद्रोह में चिपका दीजिएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे शोषणकारी भूमि राजस्व प्रणाली, मतलब जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी थी, महालवाड़ी थी, ये सब कठोर प्रणालियाँ थे। इसने अत्यधिक कराधान को जन्म दिया। इससे हुआ क्या कि इतना टैक्सेशन लगाया इन्होंने, ठीक है, कि मतलब किसान की कमर टूट गई। ठीक, उसके पास 10 रुपये भी नहीं बच पा रहे हैं, और हज़ारों रुपए का उसके पास कर्ज हो रखा है। इसके बाद जमींदारों और साहूकारों का उत्पीड़न, इनसे बच गए। ठीक है, इनसे क्या बच गए, इनको जो पैसा देना है वो इन्हीं से लेकर के पैसा दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ इनकम तो हो नहीं रही ना। यहाँ आज वर्तमान समय में तो किसानों की आय डबल हो नहीं पाई, जबकि वो ना टैक्स भर रहे हैं ना कुछ भर रहे हैं। तो उस ज़माने में तो टैक्स देने के बाद उनके पास क्या होता होगा। तो किसानों का जो उच्च लगान, मतलब जैसे उनको इधर रेवेन्यू जमा करना है, लैंड रेवेन्यू देना है, अब पैसे तो है नहीं, जमींदार को पैसे देने हैं, तो जमींदार पीछे पड़ा हुआ घर बेच देंगे, जानवर बेच देंगे, फिर उसके बाद घर के सामान निकाल के फेंक रहा है। तो साहूकार के पास जा रहे हैं, साहूकार क्या कर रहा है, हाई इंटरेस्ट में इनको लोन दे रहा है, और इससे ये क्या हो रहा है, ये ट्रैप में फंस रहे हैं, जबरन ऋण, मनमाने जुर्माने, तो इनका अलग शोषण हो रहा है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा, कृषि का व्यवसायीकरण, ठीक है, नील, अफीम, कपास, ठीक है, जैसी नकदी फसलों की जबरन खेती ने खाद्य सुरक्षा कम कर दिया, पैसे ही नहीं बच रहे बेचारों के पास। चौथा, पारंपरिक प्रणालियों का पतन हो गया, जैसे अंग्रेजों ने पारंपरिक ग्राम प्रणालियों की शोषणकारी भूमि स्वामित्व नीतियों से बदल दिए। मतलब पारंपरिक ग्राम प्रणालियों को शोषण को जो सपोर्ट कर रही है, ऐसी भूमि स्वामित्व व्यवस्था में ला दी उसने। जैसे आप देखिए, हमने देखा था शेर शाह सूरी था, उसने क्या किया कि उसने मालगुजारी व्यवस्था चलाई थी। ठीक है, इसमें क्या था कि उच्च, मध्य, निम्न, इन 3 प्रकार की भूमि होती थी। इसका एवरेज निकाला जाता था, और इसका 1/3 वो टैक्स लेता था। ठीक है, अभी आप मोस्टली या तो कैश में दे दो या क्रॉप्स में दे दो। ये इतना अच्छा सिस्टम था। मतलब जो साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, एमजे अकबर नहीं, सॉरी, अकबर, मैं उनका नाम भूल जा रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है, उनका कहना है कि अंग्रेजों में और जो मुगल आए, ठीक है ना, तो उनमें और अंग्रेजों में फ़र्क ये था कि अंग्रेजों ने अपनी जो चीज़ें थी, ठीक है, वो यहाँ से बाहर डेवलप करी। ठीक है, अकबर ने जो डेवलपमेंट किया यहीं किया। ठीक है ना, अंग्रेजों ने यहाँ डेवलपमेंट नहीं किया, अंग्रेजों ने वहाँ डेवलपमेंट किया और यहाँ से अपना फ़ायदा उठाया। ठीक है, मुगलों ने यहीं से कच्चा माल लिया, यहीं चीज़ें बनाई और यहीं सब कुछ किया, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अंग्रेजों ने अगर कुछ चीज़ें बनाई तो सिर्फ अपने लाभ के लिए बनाई, और फिर उसके बाद उन्होंने जो भी यहाँ का संसाधन इस्तेमाल किया वो वहाँ अपने देश में ले गए, और वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल किया, और यहाँ से लूट कर माल दूसरी जगह ले गए। तो ये एक इनमें अंतर था, शोषणकारी अंतर था जो था।
फिर उसके बाद आप देखिए कि आर्थिक कठिनाई और अकाल, बार बार अकाल, सूखा, फसल की गिरती कीमतों ने ग्रामीण संकट को और बढ़ा दिया। तो ब्रिटिश भारत में किसान विद्रोह के पीछे ये मुख्य कारण थे: शोषणकारी भूमि राजस्व प्रणाली, जमींदारी और साहूकारों का उत्पीड़न, ठीक है, कृषि का व्यवसायीकरण, पारंपरिक प्रणालियों का पतन, नुकसान, आर्थिक कठिनाइयाँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ किसानों की बात कर रहा है, तो किसानों की बात कर रहा है तो किसान इन्हीं चीज़ों से परेशान होगा। अगर इसके अलावा जो खेती को और किसान की इनकम को प्रभावित कर रहे हैं उन चीज़ों को हम बस ऐड करेंगे। यहाँ पे हम सती प्रथा या फिर विधवा पुनर्विवाह ये सब नहीं डाल सकते, क्योंकि वो फिर सामाजिक विद्रोह के भी विद्रोह जो हुआ उसके कारणों में आ जाएगा, इस पे नहीं आएगा वो। इसके बाद हम देखते हैं जो हम नील विद्रोह पढ़ेंगे, ठीक है, जो नील विद्रोह पढ़ेंगे, इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो यानी होता है ब्लू कलर, ठीक है, तो मैंने रेड से लिखा है। तो नील विद्रोह की टाइमिंग क्या है? 1859 टू 1860। इसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है, इसके पीछे का कारण ये है जबरन नील की खेती। ब्रिटिश बागान मालिकों ने बंगाल के किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर किया, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा कम हो गई। ठीक। दूसरा, शोषणकारी अनुबंध, ऐसे बॉन्ड बनवाए जिससे किसानों को अनुचित समझौते के लिए मजबूर किया, जहां उन्हें खेती की लागत वहन करनी पड़ी लेकिन उन्हें न्यूनतम भुगतान मिला। मतलब ऐसा समझिए ना जैसे कि पेप्सिको जो लेस बना रही है, उसने क्या किया कि एक बॉन्ड किया गुजरात के किसानों के साथ। अब भाई उसने मतलब इतने साइज का आलू होना चाहिए, इतना इसका वजन होना चाहिए, अब इतना एक्यूरेट हो, अब किसान के हाथ में तो थोड़ी ना है कि उसका साइज इतना ही कर दे, पर मतलब जो उनकी डिमांड थी उसके हिसाब से नहीं हो पाया तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। सेम यहाँ भी हुआ, तो इन्होंने जो इनपुट लगाया वो तो सब बर्बाद हो गया ना। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या इन्होंने क्रिएट करी। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने और क्या किया, और इन्होंने ये किया कि आर्थिक कठिनाई, जैसे नील की खेती आर्थिक रूप से बहुत महंगी थी और किसान अक्सर कर्ज में डूब जाते थे। तो ये कारण था। पहला तो जबरन खेती करना ही नहीं है भाई, फिर भी करवा रहे हैं, पहला कारण तो ये। दूसरा, करने को तैयार भी हो जैसे तैसे, तो इस प्रकार के उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, बॉन्ड हैं कि उससे वो किसान परेशान हो जाए। तीसरा, उत्पीड़न हो रहा है, इनकी खेती करने से अगर इनकार कर दिए तो उनकी हिंसा हो रही है, भूमि जब्त कर ले रहे हैं, कानूनी उत्पीड़न कर रहे हैं। चौथा, इकोनॉमिकल हर्डल्स, नील की खेती में बहुत पैसा लगता है और किसान अक्सर इससे कर्ज में डूब जाता था। वो साहूकारों से पैसा लेता था और साहूकार उसके ऊपर अच्छा लंबा खासा मूलधन पे ब्याज जोड़ देता था। फिर तो ये तमाम चीज़ें हुई, और एक ये भी कारण था कि नील की खेती करने से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई, और जब उर्वरता कम हुई तो वहाँ इसकी फसलों के लिए भूमि कम उपजाऊ हो गई। तो मतलब उन्हें जब खाद्यान्न फसल बोना है तो उन्हें ऐसी परिस्थितियाँ ही नहीं मिली कि उनकी खाद्यान्न फसल बहुत अच्छी हो जाए। तो ये सब कारण है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम देखें कि ब्रिटिश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब जब नील विद्रोह हुआ तो उससे ब्रिटिश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा, या ब्रिटिशर्स ने क्या एक्शन लिया। एक्शन ये लिया कि नील आयोग का गठन किया 1860 में, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने इस आयोग के माध्यम से नील की खेती करने वालों की शिकायतों की जांच करी। दूसरा, किसानों के लिए कानूनी संरक्षण दिया। नील आयोग की रिपोर्ट ने किसानों को समर्थन किया, यह घोषणा करते हुए कि उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आप सोच रहे, आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आया होगा कि भाई ये किसान लोग नील की खेती वालों के लिए आयोग कैसे गठित कर दिए। तो अभी 3 साल पहले लात पाए ना, तो 1857 में क्रांति हुई थी, तो अभी सरेंडर है कि भाई बात मान लो, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। फिर नील की खेती का पतन, विद्रोह के बाद कई ब्रिटिश बागान मालिकों ने बंगाल में नील की खेती छोड़ दी, ठीक है। तो सबसे अच्छा तो ये कि वो उन्होंने खेती छोड़ दी। चौथा, किसान चेतना में वृद्धि हुई कि भाई अगर आपसे भी कोई ज़बरदस्ती खेती करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहा है, तो अब बिल्कुल किसानों को संगठित करो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, भविष्य के आंदोलन में शोषण का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करो, ठीक, इस तरीके से। पांचवा, भविष्य की नीतियों पर प्रभाव, अंग्रेजों ने कृषि अशांति को कम करने के लिए सुधार किए, हालांकि शोषण अन्य रूपों में जारी रहा। तो आप देख रहे होंगे कि
नील विद्रोह के कारण यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी आप बिल्कुल मिला जुला के लिख दीजिए और प्रभाव क्या पड़ा आप समझ गए। अब दक्कन दंगों में आते हैं। तो ये दक्कन दंगे क्या है? दक्कन राइट्स। अब दक्कन समझ ही गए होंगे कहाँ है ना। तो इस वाले क्षेत्र में भाई साहब क्या हो रहा है कि वैसी ब्लैक सॉइल है। कैसी सॉइल है? ब्लैक। अब क्या होता था कि जो यूएसए है वो ब्रिटेन को क्या देता था? कॉटन। अब क्या हुआ यूएसए में? क्या हुआ यूएसए 1776 में तो आज़ाद हो गया, लेकिन हुआ क्या कि नॉर्थ और साउथ जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, कॉन्टिनेंट की बात नहीं चल रही है, यूएसए में जो नॉर्थ साउथ हिस्सा है, ठीक है, इनमें आपस में विवाद चलता रहता था। ठीक है, साउथ में रहते थे ब्लैक्स, नॉर्थ में रहते थे वाइट। लेकिन जो यहाँ जो सबसे ज़्यादा गरीब थे वो ब्लैक थे, स्लेवरी ब्लैक करते थे, स्लेवरी अलाउड थी तब। ठीक है, और जो इंडस्ट्रीज़ है यहाँ, ये सारे यहाँ पे सस्ते लेबर ब्लैक्स थे। यहाँ पे जो किसान लोग थे वो सब ब्लैक्स थे। तो हुआ क्या कि अब्राहम लिंकन ने बोला कि भाई हम स्लेवरी हटा देंगे, और उसके चलते क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ में जो लोग थे उनके चक्कर में विवाद हो गया। साउथ वाले तो खुश हो गए क्योंकि ज़्यादातर ब्लैक्स नीचे ही रहते थे, तो वो स्लेवरी भले बैन हो गई लेकिन उनसे सस्ता पैसा देके तो काम करा ही लेंगे। पर नॉर्थ वाले गुस्सा आ गए कि भाई अगर ऐसा होगा तो इधर साइड तो ये आएंगे नहीं, और इधर साइड कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा एक्टिव भी है, तो हमारा तो काम ही नहीं चल पाएगा। तो इस चक्कर में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर मतलब एक ही घर के अंदर जब लड़ाई होने लग जाए, तो यहाँ सिविल वॉर चलने लग गया। तो 18 मान लीजिए आपका 65 के आसपास, देख लेते हैं एक बार टाइमिंग इसकी। 1861, हाँ 1861, माफ़ कीजिएगा, 1861 से लेके 65 के बीच में सिविल वॉर चालू हो गया। अब क्या हुआ कि दक्कन दंगे जो हैं वो शोषक साहूकारों के कारण, किसानों पर भारी कर्ज के बोझ के कारण शुरू हुए थे, जो अमेरिकी गृह युद्ध के बाद कपास की गिरती कीमतों के कारण और भी बदतर हो गए थे। ब्रिटिश राजस्व की मांग, खराब मानसून और घटते कृषि लाभ ने संकट को और बढ़ा दिया, जिससे किसान दमनकारी आर्थिक स्थितियों और सामाजिक अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गए। मतलब हुआ ये कि जहाँ चलने लगा सिविल वॉर, ठीक है, तो यूएसए जो ब्रिटेन को कॉटन देता था वो देना बंद हो जाएगा। तब ब्रिटेन ने क्या बोला कि भाई इंडिया, तुम उगाओ हमारे लिए कॉटन और हमको दे दो। तो इंडिया बोला ठीक है भाई। तो 4-5 मतलब अब ये सिविल वॉर 1861 से 65 तक चला है, लेकिन ये शुरू हो गया होगा इसका असर 57 से और ख़त्म होगा 67 तक में। तो 8-10 साल तो प्रोसेस इसकी चली। तो 10 साल तक तो ब्रिटेन ने बढ़िया से मतलब जो इंडिया के किसान थे उनसे बढ़िया कॉटन उगवाया और लिया, लेकिन जब ये फिर से सप्लाई करने लगा इनको तो इसने बंद कर दिया इधर। ठीक है, और जब बंद कर दिया तो इनका जो अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था इंडिया वालों का वो फेल होने लग गया और उनका गिरावट आने लग गई। तो इसके पीछे फिर उन्होंने क्या किया, दंगे किए, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ। अब उसमें क्या हुआ, उसके पीछे के और कारण देख लो। तो पहला ये किसानों का ऋणग्रस्त होना, कि भाई किसान क्या हुआ था कि किसानों ने एडवांस ले करके बढ़िया खेती बाड़ी कर ली थी। ठीक है, तो ये किसान ऋणग्रस्त हो गए, भारी कर लगा, कम कृषि लाभ हुआ, लगातार फसल विफलता हुई, इसने उन्हें ऋणग्रस्त बना दिया। फिर जो अग्रिम लिए थे साहूकारों से तो अलग शोषण कर रहे थे। ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणाली तो थी ही परेशान करने के लिए। कपास व्यापार से आर्थिक दबाव हुआ। अमेरिकी गृह युद्ध के बाद कपास की कीमतों में भारी गिरावट आई, ठीक, जिससे दक्कन के किसानों को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद आपका है सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण। कई साहूकारों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हावी होने के लिए धार्मिक और सामाजिक मतभेदों का फायदा उठाया। ठीक, ये तमाम चीज़ें हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण। तो अमेरिकी गृह युद्ध का प्रभाव पड़ा। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका से ब्रिटेन को कपास की आपूर्ति बाधित हो गई। इससे भारतीय कपास की मांग बढ़ गई, खासतौर पर दक्कन जैसे क्षेत्रों से। ठीक है, कपास की खेती का विस्तार करने के लिए किसानों ने साहूकारों से कर्ज लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिकी कपास की आपूर्ति फिर से शुरू हुई, जिससे भारतीय कपास की कीमतों में भारी गिरावट आ गई।
जिससे भारतीय किसानों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ थे। ठीक, ऐसा हुआ। फिर वैश्विक बाजार अस्थिरता। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय कृषि को वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव से जोड़ दिया। जैसे कपास मतलब कमोडिटी की कीमतों में अचानक गिरावट का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा। फिर उसके बाद आप देखिए व्यापार प्राथमिकताएं। तो ब्रिटिशर्स ने इंग्लैंड में औद्योगिक मांगों को पूरा करने के लिए नकदी फसल की खेती को बढ़ावा दिया, अक्सर खाद्य फसल उत्पादन की उपेक्षा की। इस बदलाव ने खाद्य सुरक्षा को कम किया और अस्थिर वैश्विक बाजारों पर किसानों की निर्भरता बढ़ाई। वहीं औपनिवेशिक निर्यात असंतुलन, फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आर्थिक दबाव और इन सब अंतर्राष्ट्रीय कारकों ने शोषणकारी स्थानीय परिस्थितियों के साथ मिलकर कृषि संकट को और भी तीव्र कर दिया, जिसने दक्कन दंगों को बढ़ाया। ये आप याद रखिएगा। आपको इसमें बस कि वो लिखना है कि अमेरिकी गृह युद्ध के कारण जो वो था मतलब कॉटन इंडस्ट्री थी वो प्रभावित हुई। ये आपको तुरंत लिखना ही है। अब पागलपंथी आंदोलन के पीछे क्या कारण थे? पहला ये कारण था कि दमनकारी कराधान व्यवस्था, वही भूमि राजस्व शोषण। फिर तीसरा आर्थिक कठिनाई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई जिससे हाशिए पर पड़े समूहों में गरीबी और भुखमरी फैल गई। मतलब ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, और दमनकारी कराधान लग रहा है। अब देखो वही टैक्सेशन ज़्यादा लग रहा है, भूमि राजस्व शोषण हो रहा है। फिर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स उनके सामने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। तो गिरावट आ रही है तो उससे क्या हो रहा है, जो हाशिए पर पड़े समूह और गरीब और भुखमरी की ओर जा रहे हैं। फिर आदिवासियों का भी असंतोष है ना। हंजोग और गारो जैसी स्वदेशी जनजातियों को सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धार्मिक और सांस्कृतिक हाशिए पर यह आंदोलन स्थानीय रीति रिवाजों, ठीक है, स्थानीय रीति रिवाजों, परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं को कमजोर करने वाले अंग्रेजों के विरोध के रूप में उभरा। तो पागलपंथी आंदोलन का जो प्रभाव है ये बंगाल वाले क्षेत्र में फैला। उसके पीछे कारण ये है कि वही टैक्सेशन, फिर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, फिर इकोनॉमिकल हर्डल्स, आदिवासियों का असंतोष और रिलीजियस और कल्चरल मैटर पे घुसना। पागलपंथी की विशेषता क्या थी? इस आंदोलन की विशेषता ये थी भाई कि पहला ये कि धार्मिक आधार। यह आंदोलन हिंदू इस्लामी मान्यताओं के मिश्रण पर आधारित था, जो समानता, सामाजिक न्याय, आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा था। वहीं दूसरा धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में, ठीक है, ऐसे करमशाह, टीपू शाह जैसे नेताओं ने आंदोलन का मार्गदर्शन किया। इसके बाद देखिए किसान अधिकारों पर ध्यान। इस आंदोलन ने बंगाल में अत्यधिक कराधान और शोषक जमींदारों के खिलाफ विरोध किया। अगला आप देखेंगे कि आदिवासी समर्थन, हंजोग और गारो आदिवासी समुदायों से मजबूत समर्थन मिला। वहीं पांचवा आप देखिए उग्र प्रतिरोध। तो इस आंदोलन में सक्रिय प्रतिरोध शामिल था, जिसमें दमनकारी जमींदारों और ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर छापे शामिल थे। तो पागलपंथी आंदोलन की ये विशेषताएं थी। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे इसके परिणाम क्या हुआ। तो इसका परिणाम वही किसान अधिकारों में सुधार हुआ। आंदोलन ने ब्रिटिश अधिकारियों पर कर नीतियों को नरम करने का दबाव डाला। दूसरा, शोषण में कमी आई। तीसरा, आदिवासी पहचान को मजबूत किया। इस आंदोलन ने आदिवासी समुदाय को एकजुट कर दिया, उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बना दिया। फिर ब्रिटिश दमन, अंग्रेजों ने कठोर दमन का जवाब दिया, जिससे आंदोलन का प्रभाव कमजोर हो गया। मतलब परिणाम ये हुआ कि पहले तो इनको अधिकार में सुधार मिला, शोषण में कमी हुई, आदिवासी पहचान को मजबूत किया। वहीं ब्रिटिशर्स ने भी दबाने की कोशिश करी और आंदोलनों पर प्रभाव पड़े बाद के। बंगाल में भविष्य के आदिवासी विद्रोह और किसान प्रतिरोध आंदोलनों को प्रेरित किया। ठीक है, इसके बाद देखिए पूरी भारत में संथाल विद्रोह हुआ। ये 55 से 56, ये 1857 के पहले होने वाला एक बड़ा रिवॉल्ट है। ये जैसा आप देखेंगे पाई का रिवॉल्ट जो हुआ था, जो पाई का रिवॉल्ट हुआ था वो भी जो उड़ीसा में हुआ था 1817 के आसपास, तो भी एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट था। तो हम वही देखते हैं कि जो पूर्वी भारत में संथाल विद्रोह है उसके बारे में समझते हैं। कारण क्या थे इसके? ठीक है, पहले तो वहाँ जो किसान विद्रोह के कारण है वो तो सब याद ही रखिएगा। यहाँ पे कारण वही साहूकारों द्वारा शोषण, दूसरा भूमि अलगाव। ठीक है, देखो क्या था कि जो संथाल है ना, उनको क्या किया था इन्होंने, अंग्रेजों ने
इस एक क्षेत्र में बसाया, ये आपका छोटा नागपुर झारखंड वाले एरिया में बसाया, और ये कहा कि आप इस एरिया पे खेती करो। ठीक, अब इस एरिया पे इनसे खेती वेती करवाई। अब बाद में तो इस एरिया को संथाल ने डेवलप कर लिया, अब यहीं से इनको ही हटाने लगे। तो जब इनको ही हटाने लगे तो फिर उन्होंने विद्रोह किया। ठीक, तो साहूकार शोषण कर रहे थे। संथाल जनजातियां उच्च ब्याज दरों के कारण भारी कर्ज के बोझ में दब गई। दूसरा, भूमि अलगाव। ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों ने जमींदारों और साहूकारों को आदिवासी भूमि पर कब्जा करने की अनुमति देती। फिर कठोर ब्रिटिश नीतियां, दमनकारी कराधान और कानूनी शोषण की शुरुआत ने अशांति पैदा करी। ठीक है। चौथा, सांस्कृतिक खतरा। संथालों को ब्रिटिश प्रभाव के कारण जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी थी उसके क्षरण का डर था। उसके बाद आर्थिक कठिनाई। शोषणकारी व्यापार प्रथाओं ने उनकी गरीबी और हताशा को और गहरा कर दिया। तो ये संथाल विद्रोह के कारण थे, जो शुरू में है वो तो थे ही और ये भी थे। ठीक है। परिणाम क्या हुआ? हिंसक विद्रोह हुआ भाई साहब। ब्रिटिश सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह बदल गया। हताहत और दमन। अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को कुचलने के दौरान हजारों संथाल मारे गए। नीति परिवर्तन हुआ। अंग्रेजों ने आदिवासी भूमि को मान्यता देते हुए संथाल परगना एक्ट 1855 पेश किया। ठीक, आदिवासी पहचान पर प्रभाव। विद्रोह ने आदिवासी एकता और सांस्कृतिक गौरव को मजबूत किया। और ऐतिहासिक विरासत, यह औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ सबसे शुरुआती संगठित आदिवासी विद्रोह में से एक था और सफल भी था। तो अब आप क्या देखेंगे कि जो कारण बताना है आपको, ब्रिटिशर्स जिस तरीके से परेशान करते थे। फिर इसके बाद आपको इस वाले सेक्शन में ये बताना है कि परिणाम क्या हुआ। ठीक, तो विद्रोह मतलब बड़े पैमाने पर विद्रोह बदल गया। ये हजारों संथाल मारे गए, संथाल परगना एक्ट आया फिर, और आदिवासी एकता और सांस्कृतिक गौरव को मजबूत किया इसने। ठीक है ना। और ये संगठित आदिवासी विद्रोह था, पहला शुरुआत थी। इसके बाद केरल में मोपला, है ना, मतलब देखिए आप, केरल में मोपला 1921 की भूमिका, उसका सामाजिक राजनीतिक प्रभाव। इसके बाद बंगाल में पावना विद्रोह है, बारडोली सत्याग्रह है और किसान आंदोलन का प्रभाव है। ठीक है। फिर केरल में मोपला विद्रोह हुआ, तो इसकी भूमिका और इसका क्या प्रभाव पड़ा ये देखते हैं। तो देखिए, भूमिका से ज़्यादा ज़रूरी जानना है ये हुआ क्या था इसमें। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें थी। इसमें मुस्लिम काश्तकार थे, मतलब काश्तकार मतलब किसान, जो कि क्या कर रहे हैं, जैसे जमींदार हैं, इनकी जो खेती है, इनमें जो जमींदार है इनके जो खेत हैं, है ना, इन खेतों में जो किसान खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो काश्तकार हो गए। तो ज़मीन किसकी थी? हिंदुओं की, और उसमें खेती करने वाला कौन था? मुसलमान था। ठीक है। तो हुआ क्या, ये मुस्लिम काश्तकार द्वारा दमनकारी हिंदू जमींदारों के खिलाफ विरोध के रूप में शुरू हुआ। मतलब इसमें मैटर मेन था ज़मीन वाला, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाला सीन नहीं था। पर बाद में क्या हुआ, धार्मिक पहलू जुड़ गया, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष में बदल गया। ये मैटर पहले सिर्फ ज़मीन वाला था, ठीक है, इकोनॉमिकल मैटर था, ये रिलीजियस हो गया बाद में। फिर इससे खिलाफत आंदोलन में प्रभाव पड़ा, क्योंकि 1921 का समय पे चल रहा है और ब्रिटिश विरोधी भावना से भी प्रेरित था ये आंदोलन। फिर मोपला ने हथियार उठाए और कुछ क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित कर लिया, और ब्रिटिशर्स ने फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए अत्यधिक हिंसा का इस्तेमाल किया। मतलब जो केरला में जो क्या था, जो जमींदार वर्ग था वो हिंदू था, तो वो क्या कर रहा था, जो मुस्लिम किसान थे, ठीक है, तो जो उनकी भूमि है, मतलब इनके पास कुछ खास भूमि तो थी नहीं, लेकिन ये जो जमींदार हैं इनका शोषण कर रहे थे। क्योंकि ये जो है इन मतलब जमींदारों के खेतों में किसानी करते थे और इसके बदले में इन्हें कुछ मिल भी नहीं रहा था। ठीक, तो ये मुस्लिम जो काश्तकार हैं ना, ये काश्तकार मतलब ऐसा होता है जैसे कि ये खेत है जिसकी ऑनरशिप इसके पास नहीं है, ये खेती कर रहा है और एक हिस्सा बाद में ये ले लेगा। ठीक, तो इस तरीके की पद्धति चल रही थी जिसमें इनका हो रहा था शोषण। तो शुरू में ज़मीनी मुद्दा था, बाद में ये धार्मिक मुद्दा बन गया। इसके बाद इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। विद्रोह ने केरल में धार्मिक विभाजन को और गहरा कर दिया। ब्रिटिश नीतियों में कठोरता आ गई। आगे के विद्रोह को रोकने के लिए कठोर दंड लगाए गए। खिलाफत आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। मोपला विद्रोह के बाद आंदोलन कमजोर पड़ गया। ठीक, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में क्या था, हिंदू प्लस मुसलमान,
ठीक है, असहयोग आंदोलन और ये खिलाफत आंदोलन दोनों साथ में चल रहा था, तो इससे प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवादी समर्थन, कांग्रेस ने इस हिंसा की निंदा करी, लेकिन उसने अंतर्निहित शिकायतों को भी स्वीकार किया, जो उसमें दोष थे उसको भी माना। तो इस प्रकार से इसके ये प्रभाव थे। बंगाल में पावना कृषि अशांति क्या था, जो काश्तकार थे उनके अधिक उद्देश्य क्या था, काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा करवाना। मतलब किसानों ने दमनकारी जमींदारी लगान मांगों का विरोध किया। हो क्या रहा था बंगाल में, पावना कृषि अशांति, ये विद्रोह का नाम है, ठीक है ना, पावना विद्रोह भी इसको बोलते हैं। और ये कृषक आंदोलन है। इसमें क्या था, जो किसान थे, है ना, उन्होंने क्या किया, जो जमींदारी लगान मांग थी उसका विरोध किया। अवैध बेदखली का विरोध किया। मतलब आंदोलन ने किसानों के मनमाने विस्थापन का विरोध किया, कि किसानों का मनमाना विस्थापन किया जा रहा था, उसका विरोध किया जा रहा था। उचित लगान की मांग की जा रही थी। उचित लगान की मांग तब की जाएगी ना, जब वहाँ पे ज़्यादा लगान मांगा जा रहा होगा, तो ये कहेंगे कि भाई उचित लगाओ। कानूनी सुधार चाहते थे। अशांति ने ब्रिटिश भूमि नीतियों में बदलाव के लिए दबाव डाला। फिर किसानों के बीच एकता, तो आंदोलन ने जातीय धर्म की परवाह किए बिना किसानों को संगठित किया। तो पावना विद्रोह में ये हो रहा था, जो किसान थे वो बढ़ी हुई टैक्स दर, ठीक है, जमींदारी सिस्टम, इन सब से परेशान थे और उसके विरोध में आंदोलन कर रहे थे। इसका परिणाम क्या हुआ, विधायी सुधार हुआ। 85 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया और काश्तकारों के अधिकारों में सुधार किया गया। किसान सशक्तिकरण हुआ। आंदोलन ने किसानों को सामूहिक रूप से संगठित होने का आत्मविश्वास दिया। जैसे नील विद्रोह में हुआ था, वो विद्रोह हुआ और उसके बाद जब एक कमीशन बना, तो इससे इनको भी बल मिला कि भाई ऐसा कमीशन बन जाता है तो हम भी आंदोलन करेंगे। जमींदारों का कमज़ोर होना, दमनकारी जमींदारों की शक्ति कम हुई। कानूनी जागरूकता, किसानों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की। और भावी आंदोलनों के लिए मॉडल, तो इस आंदोलन ने भारत में भावी कृषि विरोधों को प्रेरित किया। तो ये इसके परिणाम रहे, ठीक। फिर आप देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में, नहीं, एक बारडोली सत्याग्रह होगा ना यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब बारडोली सत्याग्रह के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या, गुजरात में एक जगह है बारडोली। तो यहाँ पे क्या हुआ था, कर वृद्धि की गई थी, है ना, जिसका विरोध कर रहे थे। तो किसानों ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अत्यधिक भूमि करों का भुगतान करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक। तो सरदार पटेल यहाँ पे नेतृत्व करने गए। पटेल के नेतृत्व ने किसानों को एकजुट किया, आंदोलन में अनुशासन का निर्माण किया, शांतिपूर्ण प्रतिरोध किया पटेल ने। ब्रिटिश दबाव के बावजूद आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था। चौथा, आर्थिक बहिष्कार, किसानों ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सहयोग करना बंद कर दिया। और पांचवा, नैतिक जीत, मजबूत जन समर्थन के बाद अंग्रेजों को कर वृद्धि को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब कर वृद्धि कर दी गई थी कि भाई जो लैंड रेवेन्यू है उसको बढ़ा के लेने लगे थे अंग्रेज, और बोले कि भाई जब जो निर्धारित है वो लिया जाए। अगला प्रभाव, नेता के रूप में यहाँ पे पटेल का उदय हुआ, है ना। सरदार पटेल जो थे मतलब उनकी वजह से नेतृत्व को राष्ट्रीय मान्यता मिल गई। दूसरा, भविष्य के आंदोलनों के लिए प्रेरणा मिली। तो बारडोली की सफलता ने गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रेरित किया, ठीक है। फिर किसान सशक्तिकरण, आंदोलन ने दिखाया कि संगठित किसान कार्रवाई ब्रिटिश नीतियों को चुनौती दे सकती है। फिर ये भी पता चला कि बढ़ी राष्ट्रवादी एकता, मतलब बारडोली ने किसानों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संबंधों को मजबूत भी किया। और अगला ये हुआ कि ब्रिटिश नीति में बदलाव हुआ। सफलता ने ब्रिटिश अधिकारियों को दमनकारी कर नीतियों पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तमाम इसके प्रभाव रहे। फिर आखिर में हम देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर किसान आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा है। तो पहला तो ये कि राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। देखिए क्या हो रहा है कि जैसे पहले होता था किसान अलग लड़ रहा है, जमींदार अलग, ये जनजाति अलग लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद धार्मिक आंदोलन अलग चल रहे हैं, सुधार आंदोलन अलग चल रहे हैं। गांधी जी के आने के बाद ये सब एक साथ हो गए, ठीक। तो और हुआ क्या कि इनकी जागरूकता ही बढ़ी। नील विद्रोह, दक्कन दंगे, बारडोली सत्याग्रह, ऐसे आंदोलनों ने ब्रिटिश शोषण को उजागर किया। दूसरा, एकता को मजबूती मिली। किसान जाति, धर्म, क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर एकजुट हुए, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। तीसरा,
प्रेरित नेता महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने जन आंदोलनों में किसानों के मुद्दों को शामिल किया। ठीक है। चौथा, राष्ट्रीय मुद्दों के रूप में आर्थिक शिकायतें। आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम का ध्यान ग्रामीण संकट की ओर मोड़ दिया। ठीक है, ये भी हुआ किसान आंदोलनों का प्रभाव। पांचवा, ब्रिटिश नीतियों पर प्रभाव पड़ा। लगातार किसान आंदोलनों ने अनौपचारिक अधिकारियों को दमनकारी भूमि राजस्व प्रणालियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। ठीक, तो ये प्रभाव पड़ा। जैसे अभी देखिए आप कि जब 3 ये कृषि बिल आए थे 3, तो इसमें कैसे विरोध हुआ और फिर सरकार को बिल वापस लेने पड़ गए। तो इस तरीके से ये प्रभाव पड़ता है आंदोलनों का। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि हमने जो भी विद्रोह देखे हैं वो तो देखे ही देखे, उसके साथ में हमको ये ध्यान रखना है कि जो मेनली मैंने आपको बताया कि जो विद्रोह के पीछे रीज़न है, ठीक, उन रीजनों को आपको नहीं भूलना है। जो भी मैंने यहाँ आपको रीजन बताए हैं, शोषणकारी भूमि राजस्व प्रणाली, जमींदारों और साहूकारों का उत्पीड़न, कृषि का व्यवसायीकरण, पारंपरिक प्रणालियाँ और आर्थिक कठिनाई और अकाल। मतलब देखिए जो किसान होगा ना, उसकी जो समस्याएं होंगी वो क्या क्या हो सकती है, ये सब दिमाग में रखिएगा। और वो जो सब दिमाग में रखेंगे आप, तो आपको कारण मिल जाएगा। तो आप कोई भी विद्रोह हो, कारण यही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। बाकी जो पर्टिकुलर विद्रोह हैं उनको आप याद रखिएगा, नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह, ठीक है, ये सब याद रखिएगा तो आपका ईजिली हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो हम देखेंगे कि जो ट्राइबल रिवॉल्ट हुए हैं उनको देखेंगे, और उसके आगे फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री को 1-2 वीडियो में और ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।